तो दोस्तों जो नवोदयन की टेस्ट सीरीज है वो अपने लास्ट पड़ाव पर चल रही है और ये फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस किए जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में पेपर 13 है ना। इसका बॉटनी वाले पार्ट का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 101 फुल लेंथ टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है। इन मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए, समझते हैं। इन मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए, कोई एक मेल दिया है, ये मेल ब्लड ग्रुप ए है इनका, ठीक है। एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, और फीमेल उनका ब्लड ग्रुप दिया है बी, ठीक है। द प्रोजेनी हैड ईदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, तो जो प्रोजेनी इनकी आएगी उनका ब्लड ग्रुप या तो ए बी या बी होगा। What could be the possible genotype of parents? तो पेरेंट्स का पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा? चार ऑप्शन दिए हैं। एक तरीका तो ये है कि एक एक करके ऑप्शन उठाते जाओ, रखते जाओ मेल और फीमेल में, वैसा भी कर सकते हैं अपन, करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले वाला ऑप्शन उठाया मैंने, ये वाला। मेल में वो बोल रहा है IA और फीमेल में बोल रहा है IB और I। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इसके करके देखते हैं। IA मेल और फीमेल बोल रहा है वो IB और I। इसके एक टाइप के गैमेट बनेंगे IA, इसमें दो टाइप के बन जाएंगे IB और I। ये और ये अगर मिले तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, और ये मिले तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। वो तो बोल रहा है AB और B, इसका मतलब ये गलत बात है, यानी ये वाली बात गलत है, ठीक। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला कंसीडर करते हैं। मेल में वो बोल रहा है IAI, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन है, और फीमेल में वो बोल रहा है IBI, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन है। इसके दो टाइप के गैमेट बनेंगे IA और I, इसमें भी दो अलग अलग में, यानी IB और I। ये और ये मिलेंगे तो AB ब्लड ग्रुप बनेगा, ये और ये मिलेंगे तो A ब्लड ग्रुप बनेगा, ये और ये मिलेंगे तो B ब्लड ग्रुप बनेगा, और ये मिलेंगे तो O ब्लड ग्रुप बनेगा। मुझे चाहिए AB और B, तो AB और B ब्लड ग्रुप IAI और IBI, ठीक है। तो A और I और B और I, तो A और B आपस में मिलेंगे AB, और A और O मिलेंगे O, B और I मिलेंगे B, और ये मिलेंगे O। तो अगर इस तरह से किया जाए कि मेल ऐसा और फीमेल ऐसा, तो AB और B, यानी AB और B, लेकिन साथ में O और AB भी मिल सकते हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा इसको होल्ड पर रखते हैं। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देख रहे हैं। IA और I, मेल है IA और I, और फीमेल है IB और IB। ये दो टाइप के गैमेट हैं, IA वाला और I वाला। इधर एक ही टाइप के रहेंगे IB वाला। ये और ये मिले तो AB ब्लड ग्रुप, और ये मिले तो B ब्लड ग्रुप। ये AB इसलिए क्योंकि कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ये IB इसलिए कि डोमिनेंस का एग्जांपल है। तो AB भी हो सकता है और B भी हो सकता है। उसने पूछा भी ये है कि AB और B हो, इसलिए अगर इससे पहले वाले में दो और ऑप्शन भी थे, दो और पॉसिबिलिटीज भी थी, लेकिन इसमें मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबिलिटी दिख रही है, यानी ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इनको भी देख लेते हैं, IA IB IB, तो सिर्फ करके देख लेते हैं, इसको भी प्रैक्टिस ही होगी और कुछ नहीं। तो IA और इधर है IB, एक टाइप के इधर IA, एक टाइप के इधर IB, ये आपस में मिलेंगे AB ब्लड ग्रुप। सिर्फ AB ही मिलेगा, B नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। इनमें दूसरे भी मिले हुए थे, इसलिए ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा C। 101 करेक्ट आंसर C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर 106।
A biocontrol agent to be a part of an integrated pest management should be नेरो स्पेक्ट्रम एंड सिम्बायोटिक। नहीं, नेरो स्पेक्ट्रम तो चलेगा लेकिन सिम्बायोटिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्पीसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बायो कंट्रोल एजेंट के लिए ठीक बात है ये, कि उसे स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको मारते बैठे, यानी काम के और बेकाम के सबको मारते बैठे। एंड इनएक्टिव और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, जो नॉन टारगेट जिन्हें हम टारगेट नहीं कर रहे हैं उनके लिए इनएक्टिव होना चाहिए। सही बात है ये वाली। सी भी देख लेते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक एंड सिम्बायोटिक। स्पीसीज स्पेसिफिक ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिम्बायोटिक नहीं होना चाहिए ना। फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं चलेगा, नहीं तो फिर वो हमारे काम के ऑर्गेनिज्म को मार देगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 106 करेक्ट आंसर बी। देन बॉटनी वाले पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 118, 118। कार्निवोरस एनिमल्स lions and leopard occupy the same niche, but lions predate mostly larger animals and leopard take smaller ones. This mechanism of competition is referred to as resources partitioning। कर दी कि ठीक है साहब, लायन ने बोला कि हम बड़ों को खाएंगे, लेपर्ड ने बोला कि हम छोटों को खाएंगे, तो जो रिसोर्सेस हैं उनमें पार्टीशनिंग हो गई। ये रिसोर्सेस पार्टीशनिंग का एग्जांपल है। कॉम्पिटिटिव इसलिए नहीं कि पहले से तय हो गया कि बड़े को हम खाएंगे, छोटे को तुम खाओगे। ये पार्टीशनिंग यानी ए आंसर रिसोर्सेस पार्टीशनिंग। 119 डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियस इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो बाहर से जो बुलाया जाता है उसे एलियन स्पीसीज इन्वेजन बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन नेक्स्ट 122, the contrasting characteristic generally in a pair of used for identification of animals in taxonomy key are referred to as couplet। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है कपलेट की। दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको मिलाकर हम कपलेट कहते हैं, और एक सिंगल अकेला अगर होता तो उसे लीड बोलते हैं। 122 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 125। Which of the following cell organelle is present in the highest number in secretory cells? अपनों को पता है कि जो सीक्रेशन का ज्यादा जिम्मेदारी वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 26 नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। तो ये बात कर रहा है बेसिकली न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस में काय का सिंथेसिस होगा? राइबोसोमल आरएनए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 127 which of the following nucleic acid is present in an organism having 70s ribosomes only? 70s ribosomes किसमें मिलता है? सिर्फ प्रोक्यूरियोट में मिलता है। तो प्रोक्यूरियोट में जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसकी फीचर्स दिए हैं, पूछा है कौन सा। पहले वाला बोल रहा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आ गई तो यूकैरियोट का फीचर है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन ये भी फिर यूकैरियोट का फीचर है, यानी क्रोमोसोम बनेगा इससे। तो सी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद प्रोटीन कोट। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी जेनेटिक मटेरियल मिलेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही मिलेगा, वो प्रोक्यूरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, हाँ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 127 करेक्ट आंसर डी। 128 आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव। तो मियोसिस 1 के बाद अपनों को पता है मियोसिस 2 सब स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के बाद जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स है उनमें मुझे क्या मिलेगा? सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हेप्लॉइड गैमीट। देखिए मियोसिस 1 के बाद मेरे पास जो 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो आधे हो जाते हैं, इसीलिए वो रियल रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए वो गैमीट के मुकाबले दुगना होता है, इसीलिए मुझे मियोसिस 2 के लिए जाना पड़ता है। तो ये तो हो जाएगा गलत। बी बोल रहा है 4 टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन हेप्लॉइड गैमीट। नहीं 4 टाइम नहीं 2 टाइम्स होता है, ये भी गलत बात है। सी सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन पेरेंट सेल्स इन एस फेज। नहीं, पेरेंट सेल्स एस फेज में जितना होता है उसका आधा होता है, क्योंकि क्रोमोसोम आधे आधे होते हैं तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी आधा हो जाता है। ये भी गलत बात लिखी है। ऑब्वियस सी बात है 4th सही होगा, लेकिन पढ़कर देख लेते हैं। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हेप्लॉइड गैमीट, तो डबल होता है, तभी इसीलिए हम मियोसिस 2 के लिए जाते हैं, सो दैट हम डीएनए का अमाउंट गैमीट जैसा कर सकें। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 128 करेक्ट आंसर डी। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझाने जैसा है। 135 नेक्स्ट क्वेश्चन 135।
मैच द कॉलम टाइप है, वो बोल रहा है एक्सो टाइप। अब मैच द कॉलम आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक एक ऑप्शन उठाओ या आपको जो याद हो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। अपन मैच द कॉलम में पहला ऑप्शन उठा रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। ए एक्स ओ मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, उसके लिए दिया उसने थर्ड, तो अपनों को पता है कि ग्रास हॉपर के केस में होता है नहीं, ये बात तो सही है। और इत्तेफाक की बात है कि इसमें ए में सिर्फ यही थर्ड है, बाकी किसी में भी थर्ड नहीं है। बचे हुए उनको भी हम मैच करके देख सकते हैं। बी वाले में बोल रहा है फोर्थ, बी क्या है, X6X5 मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, फीमेल होमोगेमेटिक होती है, इंसान और ड्रोसोफिला वाली बात है, मेल इसमें हेटेरोगेमेटिक होता है और फीमेल होमोगेमेटिक होती है, सही बात है ये, यानी ये वाला भी सही है। सी कैरियोटाइप 45 यानी 45 क्रोमोसोम मिलेंगे, किस में मिलेंगे मुझे, टर्नर सिंड्रोम में, हाँ बिल्कुल सही बात है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर हो जाता है 44 प्लस XO, तो 45 ही मिलेंगे 45, यानी ये भी सही है। डी ZWZZ मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, उसमें बोल रहा है सेकंड, फीमेल हेटेरोगेमेटिक, हाँ बर्ड्स के अंदर होता है ये फीमेल हेटेरोगेमेटिक, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन लेकर भी कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो आता हो पहले उसे लगाकर वो भी देख सकते हो आप यहाँ पर। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का ए। नेक्स्ट 136, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ DNA। ये DNA का स्ट्रैंड दिया हुआ है, ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाला दिया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। वो बोल रहा है कि mRNA जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो अपनों को पता है कि जैसा वो बनता है कोडिंग स्ट्रैंड जैसा, इसीलिए उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते भी हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा बनेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5' इस तरफ होना चाहिए, 3' इस तरफ होना चाहिए, इनमें से इसमें 5' और 3' इस तरफ और 5' और 3' इस तरफ, दो बात हो गई। अब मुझे इन दोनों में से किसी एक को लेना, इस जैसी दिखना चाहिए, तो टी थायमीन, अब mRNA है तो उसकी जगह यूरासिल होता है, यानी इसकी जगह टी की जगह तो मुझे यू मिल रहा है, फिर ए की जगह ए मिल रहा है, सी की जगह सी मिल रहा है, जी की जगह जी मिल रहा है, टी की जगह यू मिलना ही चाहिए mRNA और मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 136 136, ये इस टाइप के क्वेश्चन दिखते थोड़े टफ हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। 137, फिर मैच द फॉलोइंग RNA पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट, कौन कौन से ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट है वो देखना है। तो वही अपन वो तरीका अपना सकते हैं कि पहले वाला ऑप्शन लो, ए यानी RNA पॉलीमरेज 1, वो बोल रहा है सेकंड, तो RNA पॉलीमरेज 1 उसमें राइबोसोमल RNA, हाँ सही बात है, फर्स्ट में सेकंड है, ये तो सही बात है। बी भी देख लेते हैं, RNA पॉलीमरेज सेकंड उसमें दिया, यानी ये तो सही है, और इत्तेफाक की बात है कि इसमें और कहीं पर भी सेकंड नहीं है, बचे हुए भी देख लेते हैं। बी RNA पॉलीमरेज सेकंड के लिए बोल रहा है snRNA, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वाली ये सही है, यानी ये भी सही है, तो सी वाला ऑब्वियसली सही होगा ही। फिर भी देख लेते हैं RNA पॉलीमरेज थर्ड, उसके लिए tRNA, सही बात है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 137 स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है इसमें। 138, ये क्वेश्चन लूप ऑफ हेनले और आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से रिलेटेड है, ये जूलॉजी वाले सर बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देन 147, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, ये इस तरह के जो क्वेश्चन तो याद ही होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, समझते हैं करके। वो बोल रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ ये वाली बात तो सही है, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, हाँ ये वाली बात भी सही है, ये भी सही है। एट जाइगोटिन स्टेज, नहीं जाइगोटिन स्टेज में नहीं होता है, वो तो पैकेटिन स्टेज में होता है, नहीं इसमें ये वाली बात गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला देखते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, हाँ ये वाली बात सही है। ऑफ नॉन होमोलॉगस, नहीं ये वाली बात गलत है। एट पैकेटिन स्टेज, ये वाली बात सही, लेकिन चूंकि ये बात गलत है इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, हाँ ये सही है। नॉन होमोलॉगस, नहीं ये वाली बात गलत है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता है। जाइगोटिन, ये तो गलत ही बात है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ सही बात है। ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये वाली बात भी सही है। पैकेटिन स्टेज, ये वाली बात भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 147 करेक्ट आंसर डी। देन नेक्स्ट 148, रामचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो सेल बायोलॉजी वाली यूनिट है उसमें जो साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन है पहले पेज पर, उसमें दिया है
प्रोटीन करेक्ट आंसर है इसका 148 में प्रोटीन। देन 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जिसके अंदर एनर्जी खर्च की जाती है, समझते हैं एक एक करके। वो बोल रहा है ऑकर थ्रू मेम्ब्रेन, वो बोला नॉट। ऑकर थ्रू मेम्ब्रेन, हाँ मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, लेकिन ये तो सही बात है। रिक्वायर एटीपी, अगर वो एक्टिव बोल रहा है तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी सही बात है। ऑकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कर रहे हैं तभी तो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, ये वाली बात भी सही है। नॉन सिलेक्टिव, नहीं सिलेक्टिव भी होता है नहीं स्पेसिफिक भी होता है, ये बात गलत है, यानी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा डी। 149 करेक्ट आंसर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 150 विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। थायोबैसिलस, स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट आंसर ए 150। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 151 What will be the direction of flow of water when a plant cell is placed in a hypotonic solution? Hypotonic solution मतलब बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सीधे पानी सेल के अंदर आ जाएगा। एक एक करके देखते हैं। तो वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, हाँ ये सही बात है, हाइपोटोनिक में रखेंगे पानी अंदर आएगा। नो फ्लो ऑफ वाटर इन डायरेक्शन, नहीं ऐसा नहीं होगा। वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, नहीं ये भी नहीं होगा। वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, ये तो जब हम हाइपरटोनिक में रखेंगे तब होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 151। देन इसके बाद आ रहे हैं 152 152 वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS लोकेटेड इन प्लांट। पता है अपनों को कोई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, करेक्ट आंसर ए 153 इन हेचन-स्लेक पाथवे द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज PEP फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 154 रिमूवल ऑफ शूट टिप is a very useful technique to boost the production of tea leaves. This is because तो रिमूवल ऑफ शूट टिप ये टी प्रोडक्शन के लिए भी सही बात है, और हेज मेकिंग झाड़ियां बनाने उसके लिए भी ठीक है। ये होता है जब हम टिप काट देते हैं तो ऑक्सीजन वहां से रिमूव कर देते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, हाँ सही बात है। एंड ग्रोथ ऑफ लेटरल बड इज एनहांस, ये सही बात है। तो करेक्ट आंसर ये है। दूसरे भी देख लेते हैं। जिबरलिन, नहीं जिबरलिन से रिलेटेड है नहीं ये वाली बात, जिबरलिन से रिलेटेड ये भी बात नहीं। बोल्टिंग और ये तो अलग चीज है। ऑक्सीजन प्रिवेंट लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, इससे कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में दिया है आपकी 55 144 के बाद 154 के बाद 155 One scientist cultured cladophora in a suspension of azotobacter and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of, ये आपका जो शुरू में 5 एक्सपेरिमेंट दिए आपकी एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, उसमें जो एंजलमैन वाला एक्सपेरिमेंट है ये वही है। तो कहां पर मिले थे मुझे बैक्टीरिया? ब्लू और रेड रीजन में मिले थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 156 इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शुड बी स्प्रेड? जिबरलिन। लेन बढ़ाएंगे बढ़िया तो लेन बढ़ जाएगी तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा शुगर का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 156 के बाद 157 इन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। एंड से अगर करेंगे तो एक्सोन्यूक्लियस, बीच में से करेंगे तो एंडोन्यूक्लियस। डीएनए लाइगेज वो तो जोड़ने का ग्लू का काम करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीएसेस, ये तो प्रोटीन के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने का काम करेगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए एक्सोन्यूक्लियस। 158 in RNAi the genes are silenced against, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए साइलेंस होते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का। ये 158 के बाद 159 given below are 4 statement pertaining to separation of DNA fragments using gel electrophoresis, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इतने सारे स्टेटमेंट दिए, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। कौन कौन से इनकरेक्ट हैं? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड द एनोड टर्मिनल, नहीं गलत बात है, ये तो कैथोड टर्मिनल की तरफ रहेगा। करेक्ट, ये तो गलत है, ए गलत है। बी डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल whose concentration does not affect the removal of DNA, movement of DNA, ये तो सही बात है। सी
Smaller the size of DNA fragment, larger is the distance it travel through it. अब तो ये सही है C. Then pure DNA can be visualized directly by exposing the ultraviolet radiation. ये गलत बात है. Correct answer C. Next question 161. Western Ghat have a large number of plants and animal species that are not found anywhere else. Which of the following terms will you use to notify such species? उसी जगह कन्फाइंड इसलिए उन्हें बोलेंगे एंडेमिक. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. 162. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज करेक्ट? ओजोन के बारे में क्या सत्य है? ट्रोपोस्फीयर ओजोन इज गुड? नहीं, ट्रोपोस्फीयर तो अपने जहां हम रह रहे हैं यही है, इसमें गुड ओजोन नहीं बल्कि बेड ओजोन है. स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में वो ओजोन का बैरियर है, वो ओजोन की लेयर प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. करेक्ट आंसर है बी. सी भी देख लेते हैं. ट्रोपोस्फीयर ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नहीं, वो तो यही हमारे आसपास, वो नहीं करेगी ये वाला काम. स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन इज बेड, नहीं, वो तो गुड ओजोन होती है. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. 162. देन 163. Exploration of molecular genetics and species level diversity for novel products of economic importance is known as. ये बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाता है. करेक्ट आंसर भी है, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड है. 164. Which of the following is an innovative remedy for plastic waste? ये पॉलीब्लेंड एक केस स्टडी है अहमद खान की, उसके हिसाब से पॉलीब्लेंड. करेक्ट आंसर ए. देन 65. Between which among the following the relationship is not an example of commensalism? कमेंसलिज्म, हार्मलेस कमेंसलिज्म, यानी एक को फायदा हो दूसरे को कोई मतलब नहीं हो. तो एक एक करके देख. जैसे सी एनीमोन और क्लॉन फिश, तो क्लॉन फिश एनीमोन के सहारे आगे बढ़ती जाती है, इससे सी एनीमोन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लॉन फिश का फायदा हो जाता है. फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज, नहीं, ये तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं, तो उसने पूछा है नहीं, नॉट एन एग्जाम्पल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. सी और डी को भी देख लेते हैं. ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रोज, आमतौर पर मैंगो के ट्री का नाम आता है कि ऑर्किड मैंगो के ट्री पर ग्रो करेगा, ऑर्किड का भला हो जाएगा और मैंगो ट्री का कोई नुकसान नहीं होगा. ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है. केटल एरगेट एंड ग्रेजिंग केटल, ये भी सही बात है कि जब ग्रेजिंग केटल ग्रेजिंग करता जाएगा तो इंसेक्ट उड़ते जाएंगे, उन्हें आपका जो एग्रेट केटल है, एग्रेट है, वो उसे कंज्यूम करेगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. 165. 166. If an agricultural field is liberally irrigated for a prolonged period of time, it is likely to face a problem of salinity. उसकी salinity बढ़ जाएगी और आमतौर पर हम जैसे जो इरिगेशन करते हैं उसके लिए हम अंडर टेबल वाटर टेबल का जो पानी है नीचे का, उसे यूज करते हैं. जो ज्यादा सलाइन वाटर होता है, लगातार करने से हमारे फील्ड की सैलिनिटी बढ़ सकती है. करेक्ट आंसर बी. देन 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN? साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड, ये तो है, नियम है उनका. जेनेटिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, नहीं, जेनेटिक लेटर तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा, ये नहीं है, बी नहीं है. सी. हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, हाँ ये है कि सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, ये है. एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी है. तो उसने पूछा नहीं अगेंस्ट कौन सा? करेक्ट आंसर बी. बी फॉर बॉम्बे. 168. मेड काउ डिसीज इन केटल इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म विच हैज, तो ये प्रियॉन्स की बात कर रहे हैं. प्रियॉन्स खुद एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं और जिस सेल में ये जाते हैं वहां पर भी प्रोटीन का एबनॉर्मली फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. देन 169. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज कॉल्ड फाइकोबायोन, नहीं, वो तो माइकोबायोन कहलाता है. लाइकन्स आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, नहीं, वो तो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है और स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये सही बात है, इंडिकेटर है पॉल्यूशन के, इसीलिए. अलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन्स आर कॉल्ड माइकोबायोन, नहीं, वो तो फाइकोबायोन कहलाता है. करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. 169 के बाद 170. फिर एक एक करके लेके देख सकते हैं. ए. हेलोफिल्स, पहले ये वाला ऑप्शन देख रहा हूं मैं, हेलोफिल्स. ए मेथड, हेलोफिल्स गट्स ऑफ रूमिनेंट, नहीं, ये वाली बात तो गलत ही.
ये गलत है तो कोई बचे सब गलत हो जाएंगे। मैं इसको ले रहा हूँ बी को। ए में सेकंड हेलोफिल्स एक्वेटिक इन्वायरमेंट, नहीं वो तो मुझे मिलेंगे साल्टी एरियाज के अंदर, यानी ये वाला भी गलत है। इधर देखते हैं सी ए हेलोफिल्स साल्टी एरिया, हाँ ये वाला थोड़ा पहले वाला तो सूट कर गया, मतलब ये वाली बात सही है। बी थर्मोएसिडोफिल्स, तो बी में बोलना है फर्स्ट हॉट स्प्रिंग्स, हाँ थर्मोएसिडोफिल्स हॉट सल्फर स्प्रिंग्स नाम आता है इनका, बी यानी ये वाली बात सही है। देन सी में थर्ड मिथेनोजन, वो गट ऑफ रूमिनेंट में मिलते हैं, ये वाली बात भी सही है, यानी सी भी सही हो गया। डी एक ही बचा है साइनोबैक्टीरिया, उसके लिए एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 170। नेक्स्ट 171 की बात कर लेते हैं। इन द डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, तो जो डाइकॉट स्टेम है उसमें तो इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा के पूरा डाइकॉट रूट के अंदर पूरा के पूरा जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसका ओरिजिन सेकेंडरी होता है। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहले बोल रहा है वो पेरेन्काइमा बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, नहीं ये वाली बात तो गलत है, वो तो एक्चुअली फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर वाले, यानी टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स, हाँ ये वाला आ रहा है ना, टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबाउट प्रोटोजाइलम, ये वाली बात सही है। पेरिसाइकल के दोनों रोल हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करती है, लेटरल रूट भी ओरिजिनेट कराती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 171 के बाद 172 विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वर्ल फाइलोटेक्सी, पता है अपने को अल्सोनिया, करेक्ट आंसर ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 173 रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, तो अपने को पता है ये तो इंटरकेलिंग वेस्टर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की लाइन है। 174 बाइकार्पलरी ओवरी विद ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, ये सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है, और सोलेनम ट्यूबरोजम या सोलेनम मेलन, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जीनस दिया सोलेनम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 175 मेज द कॉलम आया है, फिर से एक एक करके देखते हैं मेज द कॉलम को। मेज द कॉलम यहीं से देखते हैं। ए वो बोल रहा है गोल्गी एपरेटस, में पहले वाले को उठा रहा हूं, गोल्गी एपरेटस ए, और उसके लिए बोल रहा है थर्ड फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ये तो सही बात है, ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसिडेशन कहलाता है, ये तो सही बात है। बी वाला लाइसोसोम, उसके लिए बोल रहा है सेकंड ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीट प्रोडक्ट, नहीं ये तो वैक्यूल का फीचर है, तो ये वाली बात गलत हो गई थी, ये वाला पूरा हमारा गलत हो गया। बी को उठाते हैं। ए में फर्स्ट है गोल्गी एपरेटस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नहीं वो तो राइबोसोम का फीचर है, ये भी गलत हुआ। सी को उठाकर देखते हैं, यानी ये भी गलत हुआ, सी को उठाकर देखना ये वाले को, सी को। ए में थर्ड गोल्गी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ये तो सही बात है, पहले भी हुआ ये तो, यानी ये सही है। बी लाइसोसोम, उसके लिए बोल रहा है फोर्थ वाला डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, हाँ लाइसोसोम बिल्कुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं, ये वाली बात तो सही है बी में। सी में सेकंड बोल रहा है वो वैक्यूल ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, हाँ ये वाली बात भी सही सी। डी राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हाँ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 175 इसके बाद बात कर रहे हैं अपन 176 176 द प्रोडक्शन ऑफ गेमिट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग, पता है अपने को पुनेट स्क्वायर, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, करेक्ट आंसर ए। 177 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीथेनोजन इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, करेक्ट क्या नहीं है। दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज रिच फूड, नहीं एरोबिक नहीं बल्कि एनएरोबिकली होते हैं, यही से गड़बड़ है इसमें, ये गलत बात लिखी इसमें, ये गलत बात लिखी है, ये गलत बात लिखी इसलिए है, ये स्टेटमेंट गलत है, हमसे उसने नॉट करेक्ट ही पूछा है, नहीं ये करेक्ट हो सकता है। बस ये भी देख लेते हैं, दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, हाँ जब भी तो मीथेनोजन बोल रहे हैं। दिस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, हाँ मीथेन एक मेन कंपोनेंट बायोगैस का, ये भी सही बात है। दे आर फाउंड इन द रुमेन ऑफ केटल्स एंड देयर एक्सक्रीटा, ये बात भी सही है, रुमिनेंट एनिमल्स के जो कंपाउंड स्टमक उसमें रुमेन वाले पार्ट के अंदर मिलते हैं मुझे, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट 178 in mung bean resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew were brought about by straight forward mutation breeding, ये याद ही करना पड़ेगा आपको। 178 के बाद
वो बोल रहा है 180। Among the following pair of microbes, which pair has both microbes that can be used as biofertilizer? यानी ये बायोफर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। साइनोबैक्टीरिया, हाँ वो तो करते ही हैं। राइजोबियम वो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में करता है। ए करेक्ट आंसर दिखे 180, ए आंसर करेक्ट है, बाकी मतलब नहीं है, दिख रहे हैं वो तो। अब जैसे दो ऑप्शन के अंदर इधर राइजोपस देके रखे थे, राइजोपस तो फंजा है, वो क्यों करने लगा ये वाला काम। ऊपर वाले में एस्परजिलस नाइगर, यानी वो भी आपका फंजा है, वो भी नहीं करने वाला है। करेक्ट आंसर यही रहेगा 181। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया? तो वेलिस्नेरिया बेसिकली एक एक्वेटिक प्लांट है। उसमें होता क्या है कि जो मेल फ्लावर है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और वो वाटर करंट से फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाता है, जो केविटी होती है। देखते हैं, फ्लावर्स इमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड pollen is carried by wind। तो ये पहला ऑप्शन। सेकंड वाला है मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। तो विंड से नहीं होता बल्कि वाटर से होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देन 182 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड। ऐसा कब होगा? ऑटोगेमी कब रोकेंगे? जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ऑटोगेमी कब होगी? जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और जिटोनोगेमी कब होगी? जब मोनेशियस प्लांट होगा। तो जो ये जो आपको जो ऑप्शन दी है इसमें जो पपाया है वो डायोसियस प्लांट का एग्जांपल है, उसमें ये देखने को नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 183 मेज द कॉलम दिया है, एक एक करके देखते हैं। इसमें पहले वाला ऑप्शन उठा रहा है, ये वाला। ए में फोर्थ बेसल, हाँ सनफ्लावर मेरीगोल्ड इसके अंदर देखने को मिलता है, यानी ये वाली बात तो सही है। बी एक्साइल प्लेसेंटेशन, वो चाइना रोज में देखने को मिलता है, ये वाली बात भी सही है। सी पेराइटल, वो मस्टर्ड में देखने को मिलता है, ये वाली बात भी सही है। डी एक ही बचा है फ्री सेंट्रल, वो डायंथस और प्राइम रोज उनमें देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी के एग्जांपल याद होना चाहिए। 184 विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इन एंजियोस्पर्म। सबसे कॉमन टाइप का कौन सा होता है? तो मोनोस्पोरिक होता है विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। एक एक करके देखते हैं। मोनोस्पोरिक रहेगा, ये बात तो सही, मोस्ट कॉमन। और 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं। 3 सीक्वेंशियल डिवीजन होते हैं, अपन पढ़ के बैठे हैं ये कैसा होता है। ये 3 सीक्वेंशियल यानी मोनोस्पोरिक होगा तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट और न्यूक्लियस के अंदर कोई एक ये फंक्शनल रहेगा। अब इस फंक्शनल के में फिर डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी इस फंक्शनल से फिर ये फंक्शनल बनेगा स्पोर, इससे फिर बनेगा एम्ब्रियोसेक। तो उसके अंदर 3 बार डिवीजन होगा। पहले एक डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लिया बनते हैं, फिर ये दोनों अपोजिट पोल पर जाते हैं, एक इधर पहुंच गया एक इधर पहुंच गया, पहला डिवीजन। सेकंड डिवीजन के अंदर इससे 2 और इससे 2। थर्ड डिवीजन के अंदर इनसे 2 से 4, इन 2 से 4, तो 3 डिवीजन होते हैं। करेक्ट आंसर दिया जाएगा 184। देन 185 185 फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कैसा होगा? यूनिवर्सल, हाँ होता है। एम्बिगुअस नहीं, नॉन एम्बिगुअस होता है। बी ऑप्शन डिजेनरेट, हाँ होता है, डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड होता है। नॉन ओवरलैपिंग, ये भी सही बात है। नॉन एम्बिगुअस, ये भी सही बात है। तो बी वाला भी करेक्ट दिख रहा है। पहले वाले में यूनिवर्सल हाँ होता है, एम्बिगुअस नहीं होता, डिजेनरेशन होता है, ये ऑप्शन गलत हो रहा है। इधर डिजेनरेट हाँ होता है, नॉन ओवरलैपिंग सही बात है, नॉन एम्बिगुअस ये भी सही बात है, तो ये वाला सही दिख रहा है। अगला देखते हैं, यूनिवर्सल होता है हाँ सही बात है, नॉन एम्बिगुअस हाँ सही बात है, ओवरलैपिंग नहीं होता। डिजेनरेट हाँ सही बात है, ओवरलैपिंग नहीं होता, कॉमालेस सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Then 186 which scientists experimentally proved that DNA is the sole genetic material in bacteriophage। हर्शियन चीज का एक्सपेरिमेंट था। करेक्ट आंसर ए। 187 in the process of transcription in eukaryotes the RNA polymerase first transcribe। एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है राइबोसोमल आरएनए 20S टाइप का, यानी राइबोसोमल आरएनए कौन कौन सा? 20S वाला, 18S वाला, 5.8 वाला। 5 वाला नहीं है इसके अंदर, सही बात है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 187 में करेक्ट आंसर ए है। बस ये दिख ही रहे हैं। इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इज अफेक्टेड, ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन
हैज 3 सेक्स क्रोमोसोम XXY, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का फीचर है। करेक्ट आंसर डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 189, व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट? तो अपने को पता है सिग्मा और रो फैक्टर होते हैं, सिग्मा इनिशिएशन के लिए, रो टर्मिनेशन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 191, ट्रेडिशनल ड्रिंक toddy is a fermented sap obtained from palm tree से मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 191 के बाद 192 विच वन इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? लोवेस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, ये तो करेक्ट है। लेस देन 2% ऑफ जीनोमिक कोड्स फॉर प्रोटीन, ये सही है। रिपीटेटिव डीएनए मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ ह्यूमन, नहीं बहुत लार्ज पोर्शन, ये गलत बात लिखी है, यानी हमारा आंसर ये हो सकता है। अगला देखते हैं, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस, ये भी एनसीईआरटी का डेटा। करेक्ट, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। 193, select which is wrongly matched pair with respect to लेक ओपेरॉन। wrongly matched पूछा उसने। लेक ओपेरॉन इंड्यूसिबल सिस्टम है, ये सही बात है, उसी का एग्जांपल है ये। रेगुलेटर जीन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है, नहीं वो तो कॉन्स्टिट्यूटिव है, तो ये गलत बात है। अगला भी देख लेते हैं, प्रोमोटर जीन साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज अटैचमेंट, ये सही बात है। लेग जेड बीटा गैलेक्टोसिडेज, सही बात है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 193 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 194, if the nucleotide sequence of the coding strand of DNA ये दिया है, then what will be the template strand sequence? देखो करके देखते हैं इसको। वो बोल रहा है if the nucleotide sequence of coding strand of DNA वो दिया है, तो what will be the template strand? coding strand अगर 5 प्राइम to 3 प्राइम है तो वो होना चाहिए 3 प्राइम to 5 प्राइम, यानी ये वाला या ये वाला, इन दो में से मिलेगा एक बात। दूसरी बात ये है कि इधर ए है, तो उसके लिए मुझे डीएनए के अंदर, यहाँ पर यू है वो तो आरएनए के लिए होता है, एमआरएनए के लिए, लेकिन यहाँ मुझे थायमिन वो डीएनए में मिलता है, यहीं से करेक्ट आंसर हो रहा है। ये दूसरे भी देख सकते हो, टी के आगे ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यूरासिल वो तो आरएनए में मिलता है। 195 195, 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज क्लोवरलीफ, नहीं क्लोवरलीफ 2D, 3D स्ट्रक्चर तो था उसका इन्वर्टेड एल शेप, करेक्ट आंसर बी। 195, देन जो रेस्ट क्वेश्चन है वो जूलॉजी वाले पार्ट के हैं। होप कि आपका पेपर भी ठीक गया होगा। देन ये 13th पेपर था टेस्ट सीरीज का, जो फुल लेंथ टेस्ट था। बचे हुए टेस्ट जो रहेंगे उनको भी आप सीरियसली दीजिए, सबसे फायदा होने वाला है आपका। तो नेक्स्ट किसी पेपर के साथ, जो नेक्स्ट पेपर रहेगा फुल लेंथ टेस्ट, उसके साथ फिर मैं आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट।